नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भारत की विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्व के वीडियो हम लेकर आए थे इससे पहले वाला, और उसमें हमने विदेश नीति क्या होती है उसके बारे में परिचर्चा की थी और विदेश नीति के उद्देश्य और उसका महत्व क्या है इसके बारे में परिचर्चा की थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ डॉक्टर विनी शर्मा विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व के बारे में हमने दो प्रकार से इनकी व्याख्या की है, जिसमें घरेलू अथवा आर्थिक कारक, बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, हम दो तत्वों को लेकर के हम विदेश नीति का विस्तृत परिचर्चा हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब प्रश्न यह उठता है कि विदेश नीति का निर्धारण करने के वाले तत्व क्या हैं और गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति हमने क्यों अपनाई। इसके लिए दो कारण बताए गए हैं, जिसमें घरेलू और बाह्य दो प्रकार के हैं। घरेलू नीतियों में हमने कुछ बिंदुओं का विश्लेषण किया है, वो इस प्रकार है। पहला तत्व आता है विद्यार्थियों भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व के अंतर्गत किसी भी देश की विदेश नीति पर उसकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि हम भारत की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि उत्तर में हमारी सीमाएं चीन, नेपाल और पुराने सोवियत संघ के एक गणराज्य से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और उसके पार अफगानिस्तान में ईरान आदि देशों से मिलती हैं। दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पूर्व में हिंदेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम आदि देश हैं, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा है। दक्षिण पूर्व के देशों के साथ भारतीयों का न केवल रक्त मिला है, बल्कि इन देशों में आज भी भारतीय रीति रिवाज जिंदा हैं। नेहरू जी के शब्दों में भौगोलिक दृष्टि से भारत पश्चिमी दुनिया तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया की मिलन भूमि रहा है। द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद संसार दो विरोधी गुटों में बंट गया था, जैसा कि हमें पता है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनमें से दूसरे गुट का नाम तथा सोवियत संघ और पड़ोसी देश और विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तभी कायम किए जा सकते हैं जब हम अमेरिका या अन्य किसी महाशक्ति के पिछलग्गू न बने। तो भारत की विदेश नीति का सबसे मुख्य बिंदु यह था कि वह दोनों ही महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का पिछलग्गू न रहते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके रहे। इसके बाद आता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत बड़े और ताकतवर देश नैतिकता का अनुसरण नहीं करते हैं, वे तो केवल ये चाहते हैं कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। बड़ी शक्तियां अपने को दुनिया का नियामक यानी चौधरी मानती हैं, और विश्व में भारत के लिए सम्मानपूर्ण जगह बनाने के लिए हमने जिस विदेश नीति का सूत्रपात किया था उसका महत्वपूर्ण पक्ष था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता अर्थात गुटों से पृथक रहने वाली नीति। किसी भी शक्ति या महाशक्ति का या किसी चौधरी का नियामक होने की बजाय यह हमारे लिए सबसे अच्छा पक्ष था कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो। हमारा स्वतंत्र एक व्यक्तित्व हो, स्वतंत्र एक अस्तित्व हो। नेहरू जी ने कहा, इस देश के विदेश मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में मैं स्वतंत्र निर्णय का अपना अधिकार किसी अन्य को देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। यही हमारी नीति का मूल तत्व है। तो नेहरू जी ने कहा कि नेहरू जी ये चाहते थे कि हम जिस प्रकार से निर्णय लेना चाहते हैं, आंतरिक और बाह्य निर्णय, वे स्वतंत्र रूप से हम ले सकें। इसके बाद आता है विद्यार्थियों आर्थिक और सामाजिक कारक। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। लगभग 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के शोषण का शिकार भी रहे। इसलिए हमारे सामने मुख्य प्रश्न ये था कि देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कैसे बनाया जाए। हमें कृषि, उद्योग दोनों का विकास करना था। इसलिए हम उन दिनों पश्चिम में चल रहे शीत युद्ध से बिल्कुल मुक्त रहना चाहते थे, और आणविक हथियार बनाने और शहर के अन्य साधनों पर हम रुपया बर्बाद नहीं कर सकते थे। एक भारी बम वर्षक विमान को बनाने पर जितनी धनराशि खर्च होती है, उससे कितने ही अस्पतालों का निर्माण या कितने ही लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए हमारी विदेश नीति का शुरू से ही यह सिद्धांत रहा है विद्यार्थियों कि इस संसार को युद्ध से बचाया जाए। विश्व शांति के लिए काम करते हुए हम दोनों गुटों से
आर्थिक और तकनीकी सहायता हासिल करना चाहते थे। और नेहरू जी ने ठीक कहा कि मैंने गुट निरपेक्षता की नीति आरंभ नहीं की, यह नीति तो भारत की परिस्थितियों में ही निहित है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि गुट निरपेक्षता जो है वो हमारे भारत की परिस्थितियों में इसलिए निहित थी क्योंकि भारत स्वतंत्रता के समय से ही बहुत ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश रहा है और यहाँ की जो संस्कृति है वो मिलीजुली संस्कृति है। तो सबसे अधिक उसे ये ध्यान देना था कि कृषि और उद्योगों पर दोनों पे ही उसे ध्यान देना है। तो इसलिए ना तो वह पश्चिमी शक्तियों का ना ही वह सोवियत शक्तियों का पिछलग्गू बना। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही है और भारत में किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया गया। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति से स्पष्ट दिखाई देती है। भारत के चिंतन पर महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, गांधी आदि के विचारों की छाप देखी जा सकती है। हमने विश्व को धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश भी दिया है। इसलिए विदेश नीति के क्षेत्र में शांति, अहिंसा, सह अस्तित्व पर बल दिया जाना स्वाभाविक है। जब हमने अपनी विदेश नीति को नैतिकता के साथ जोड़ा तो उस समय हमें अव्यावहारिक माना गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब विश्व आणविक हथियारों से मुक्ति और निशस्त्रीकरण के महत्व को समझने लगा है और अब वह चाहता है कि पूरा विश्व जो है नैतिकता से जुड़ जाए, उसमें उसे शांति, अहिंसा और सह अस्तित्व जो भारत इस पर हमेशा बल देता रहा है, आज उसी की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहा है। वैचारिक आधार अर्थात राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करने वाले आदर्श जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को चलाया वे मुख्यतः उदारवाद और विश्व मैत्री के समर्थक थे। साम्राज्यवाद और रंगभेद नीति का विरोध वे करते थे। 1936 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए नेहरू जी ने कहा कि हम लोग जो आजाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं उन तरक्की पसंद लोगों के साथ हैं जो साम्राज्यवाद और फांसीवाद के खिलाफ हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अरविंद घोष, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ये सभी नेता प्राय यह कहा करते थे कि राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीयता दोनों साथ साथ चलते हैं। राष्ट्रवाद का यह अर्थ नहीं है कि हम अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता को रौंदकर आगे बढ़ने की नीति अपनाएं। हर एक देश की राष्ट्रीयता हर एक दूसरे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी स्वतंत्रता उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक देश की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए ही हमें आगे की ओर बढ़ना है। उस दूसरे राष्ट्रों के भी राष्ट्रीय हितों को भी हमें सम्मान पूर्वक दृष्टि में रखना होगा, तभी हम अपने देश के राष्ट्रीय हितों को सहेज के रख सकते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी तो एक विश्व राज्य की कल्पना किया करते थे ताकि संसार को युद्ध की अग्नि से झुलसना पड़े और हमारी विदेश नीति पर इन्हीं सब महापुरुषों के विचार प्रभावी हैं। नेहरू जी के शब्दों में अगर यदि हम कहें तो हमारा विश्वास है कि शांति और आजादी अविभाज्य है। कहीं भी आजादी का अभाव किसी और जगह शांति को खतरे में डाल सकता है और लड़ाई तथा संघर्ष के बीच हो सकता है। और हम किसी पर कब्जा जमाना नहीं चाहते, मगर हम अपने लोगों के लिए चाहे वे कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, सम्मानपूर्ण और बराबरी का बर्ताव जरूर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों नेहरू जी का कि हमारे लिए जितनी शांति और आजादी जितनी हमारे लिए आवश्यक है वह तभी संभव है जब शांति होगी, तभी हमें आजादी भी प्राप्त होगी और जहां आजादी होगी वही शांति स्थापित हो सकती है। लड़ाई या संघर्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम दूसरे देशों के साथ भी उसी प्रकार सम्मान पूर्वक रहना चाहते हैं जिस प्रकार से वे हमारे साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव करेंगे। अब दूसरा पहलू आता है विद्यार्थियों बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अभी तक हमने देखा आंतरिक पहलू जिसमें हमने भौगोलिक तत्वों को देखा, राजनीतिक कारक को देखा, आर्थिक और सामाजिक कारक देखा, ऐतिहासिक परंपराएं देखी और वैचारिक विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचारकों के वैचारिक आधार देखे। जो राष्ट्रीय नेता जो थे वो हमारे विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करते थे। अब बात आती है बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कैसी कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, इस प्रकार से कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके आधार पर विदेश नीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन परिस्थितियों ने निर्धारित की, जिसमें हम कह सकते हैं शक्तिशाली गुटों से अलग होने की नीति कह सकते हैं और विश्व शांति को बढ़ावा देने की चाह उसे कह सकते हैं। जैसे शक्तिशाली गुटों की जैसे हमने बात की थी जिसमें साम्यवादी गुट और पश्चिमी गुट थे। जैसे उस समय जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी देश का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में था। यद्यपि शीत युद्ध का उद्गम यूरोप में हुआ था किंतु यह यूरोप तक सीमित न रहकर उसके बाहर
बाहर भी फैल गया था। आधे एशिया और यूरोप में फैले हुए रूस यानी सोवियत संघ को हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इसी के साथ एक विकासशील देश होने के कारण भारत को पश्चिमी देशों की सहायता दी जानी चाहिए थी। उसके बाद आता है पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। पास पड़ोस के देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की जरूरत है। इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय हितों और उसकी सुरक्षा व्यवस्था ने यह जरूरी बना दिया कि घातक राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसके बाद विश्व राजनीति को बढ़ावा देने वाले हथियारों की दौड़, विशेषकर अनुभवों के कारण मानव के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। विश्व निश्चित तौर पर विनाश की तरफ बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में हमने वह रास्ता चुना जो शांति और आजादी की ओर जाता है। हमने अपनी विदेश नीति को नैतिकता, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के साथ जोड़ा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूरी है, परंतु राज्यों के बीच सहयोग व शांति के संबंध उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। इसी प्रकार से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, इस प्रकार से इस अनुच्छेद 51 में से जोड़ा गया और राज्यों को चाहिए कि वह इस प्रकार कार्य करे जिससे राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना हो सके और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, कि जिस प्रकार से बाह्य तत्वों की बात की जाती है, बाह्य तत्वों में शीत युद्ध में दोनों गुटों से पृथक रहना और एक अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना, ये भारत की एक महत्वपूर्ण वैदेशिक नीति के अंतर्गत आता है। और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास और दूसरे देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को मेल जोल करके चलना और विश्व शांति को बढ़ावा देना और विश्व शांति को बढ़ाने के लिए भारत ने अपने अनुच्छेद 51 में भी इसको जोड़ लिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों, विदेश नीति का निर्धारक तत्व या निर्धारण करने के लिए इन तत्वों का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब हम विद्यार्थियों कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि इस वीडियो में हमने जो निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा की है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आता है, भारत की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करना है और गुट निरपेक्षता की नीति भारत की परिस्थितियों में निहित है, यह कथन किसका है? स्वतंत्र निर्णय का अपना अधिकार किसी अन्य को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, यह भी कथन किसका है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? और राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करने वाले आदर्श कौन से हैं? विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक पक्ष कौन से हैं? ये समझाना है। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें ये भी सब बताना है कि भौगोलिक परिस्थितियां जो है, जो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में किस प्रकार से हमारे साथ, दक्षिण में किस प्रकार से कौन से देश हमारे साथ मिले हुए हैं और किन देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं, ये परिस्थितियां हमें किस प्रकार से वैदेशिक नीति का निर्माण करने में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। और गुट निरपेक्षता की नीति जो दो गुटों से पृथक रहने की नीति या दोनों गुटों से तटस्थ रहने की नीति बनाई गई थी विदेश नीति के अंतर्गत, वह किस प्रकार से हमारे लिए सर्व सिद्ध हुई, प्रमाणित हुई और स्वतंत्र निर्णय लेने का अपना जो अधिकार है वो किसने कहा और किस प्रकार से वह हमारे लिए लाभप्रद रहा। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख प्रश्न बताए गए हैं विद्यार्थियों, इनको आप अपनी नोटबुक में हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे गुट निरपेक्षता की या गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के कि वह हमारे भारत के लिए गुट निरपेक्ष नीति किस प्रकार से कारगर सिद्ध हुई। नमस्कार।